अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तो नाज़रीन, आज हम देखेंगे सीज़न 1 एपिसोड 40 कुर्रतुल उस्मान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा, काई कबीले में बमसी साहब दुमरुल साहब के साथ खड़े होते हैं और उनसे बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अगर बालगाय ने अपनी बात की लाज न रखी तो हम उसे उसकी बात याद दिला देंगे। और आज के इस एपिसोड में उधरी काई कबीले के कैदखाने में सलजान और वो सारे सिपाही उसी तरफ बंधे होते हैं और पास ही मंगोल सिपाही खड़े होते हैं और वो आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि उस्मान चंगेज़ खान कवानीन ले आया है। अब बालगाय के सामने कोई नहीं डर सकता। उनकी बातें सुनकर गुंदू सिपाही शामसा को कहते हैं कि उस्मान को ये कवानीन कहाँ से मिले। फिर उस सिपाही शामसा कहते हैं कि ये तो मैं नहीं जानता कि वो कहाँ से लाया है, अलबत्ता ये मुझे ज़रूर पता है कि वो हमें बचाने के लिए सारे मंगोलों को जमा करेंगे। कि सब सिपाही उस्मान के बारे में लाइल्म होते हैं कि वो ये कवानीन कहाँ से लेकर आया है। और साथ ही दूसरे खेमे में बालगाय उस्मान को कहता है उन्होंने आज तुम्हें उम्मीद और ताकत से नवाजा है। और फिर जारकुताई को कहता है कि कैदियों को आज़ाद कर दो और उन्हें पता चले कि बालगाय ने उनकी जानें बख्श दी हैं। इसे सुनकर जरकुताई चला जाता है। उसके जाते ही बालगाय दुंदार को कहता है कि फ़ौरन आसपास के कबाइल के सरदारों को खबर भेजें कि उनसे कहें कि बालगाय के सामने पास जाएं और मैं देखना चाहता हूं कि कोई अपनी जान से तंग तो नहीं है, और अगर कोई अपनी उम्र का भूखा है तो भूखा ही रहे, और अपनी कोई नस्ल मिटाना चाहता है तो मिटाई जाइए। फिर उनसे कहो कि मेरी ताबेदारी के लिए रुकू की हालत में चल कर आएँ। फिर ये कहकर ये भी बाहर चला जाता है। उन सब के जाते ही दुंदार उस्मान को कहता है कि चंगेज़ खान के कवानीन तुम्हारे पास कहाँ से आए, मुझे उसका क्यों नहीं बताया। फिर इसके बाद उस्मान कहता है कि चचा जान, मैंने बहादुरों को मौत से और कबीले को बर्बादी से बचाया है। सोचने की बात यह है कि आप इस हालत में मेरे बाबा की अमानत कैसे संभालेंगे। ये सुनकर उस दुंदार गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अब तुम भी बगावत करने लगे हो, मोहतात रहो, तुम्हारी वजह से बना बनाया काम खराब हो जाता है। जो जहर तुमने अपने सिपाहियों को दिया है, मेरा बेटा भी उसका शिकार हो गया है। उस्मान कहता है कि ये आज़ादी का जहर है, एक बार अगर ये किसी मर्द के खून में शामिल हो जाए तो फिर दोबारा कभी नहीं निकलता। कबीले के बर्बाद हो जाने में यह बालगाय का सुलह के नाम पर आपके गले में तोप डालने में कोई फ़र्क नहीं है। आप इस मुबारक नशिस्त को छोड़ दें ताकि इस पर उसके लायक शख्स बैठे। दुंदार कहता है कि मैं इस मुबारक नशिस्त को छोड़ दूंगा तो कौन इस लायक है कि वो मेरी बराबरी कर सके, मेरे बाद उस पर कौन बैठेगा। तो उस्मान कहता है मैं बैठूंगा, अर्तुगरुल गाजी का बेटा उस्मान। और क्योंकि दुंदार कहता है कि अच्छा ये बात है तो ठीक है, तो आज शाम जिंदा है और तुम ये हिसाब किताब देने आओगे। काफ़ी गुस्से में लग रहा होता है ये। और बाहर बालगाय अपने सिपाही के साथ जाता होता है और कोनार को कहता है कि इन लोगों पर एतमाद नहीं किया जा सकता। काई कबीला और शामसाई कबीले की निगरानी जारी रखो। करते करते ये सब कबीले सबसे चले जाते हैं और इधर किले में उस्ताद यानीस और सूफिया बातें कर रहे होते हैं। उस्ताद यानीस कहता है कि उस्मान ने अपना कबीला बचाने का तरीका तलाश कर लिया है। ये कैसे हुआ? चंगेज़ खान की कवानीन उसके पास कहाँ से आए? तो कपास सलवाडोल कहता है कि मतलब सदीक कहता है, जनाब हो सकता है कि अदवाली और आइयों का काम हो। ये एक उस्मान की मदद कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जैसा ही राज है उस्मान मौत तक इसकी हिफाजत करेगा। सूफिया कहती है कि फिर तो ज़्यादा देर तक वो इस राज को नहीं छुपा पाएगा। बालगाय के बाद मैं उसका शिकार करूँगी। हमारा सलवाडोर हमारा राह दिखाएगा। उसने अब तक जो भी कहा है वो ठीक निकला है। तो सदीप कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना, आपकी माफ़ी असर किए बगैर नहीं मरूंगा और मुझे पता है कि अदबाली कहाँ छुपा है। ये सुनकर उस्ताद यानीस और सोफिया और ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे और अच्छी और मुफीद बातें करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ काई कबीले के खेमे में उस्मान अकेला उदास और परेशान खड़ा होता है। तो तभी बाला खातून आती हैं और कहती हैं कि उस्मान को सही सलामत देखकर वो कहती हैं कि आप कैसे हैं, आपको तंदुरुस्त देखकर मुझे खुशी हुई। तो उस्मान कहता है अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, अब हमारी निजात गोद करी है, मंगोलों को बहुत जल्द वहीं भेज देंगे जहाँ से वो आए थे। तो बाला खातून कहती हैं कि मुझे बताएं आप अपने मकसद में कैसे कामयाब हुए और चंगेज़ खान के असल कवानीन सालों से गायब थे कि आपको कहाँ से मिल गए। ये सुनकर उस्मान कहता है कि माफ़ी चाहता हूँ, ये राज है, मैं आपको नहीं बता सकता। बालू खातून ये सुनकर हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि ये क्या, मुझसे भी आप राज छुपा रहे हैं और इसी खातून से जिसके लिए आप सारी दुनिया को आग लगा सकते हैं।
उस्मान कहता है कि अभी से मेरी बात ज़हन में बिठा लो और मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं तो मेरे राज़ों को बेखबर रहेंगी। मैं जहाँ ठहरने को कहूँगा ठहर जाएंगी और जहाँ खामोशी ज़रूरी होगी वहाँ आपको खामोश रहना होगा। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं कि मैं हर मुमकिन इसरार करूँगी और वो कहती हैं मैं आई लड़की हूँ और मैं दूसरी लड़की तरह नहीं हूँ। मेहरबानी करके आप मुझे अपना राज बता दें, मैं आपका राज ही रखूँगी। और उस्मान उसे राज नहीं बताता। ये सुनकर बाला खातून बहुत ही गुस्से में इजाज़त लेकर चली जाती हैं। उसके जाते ही उस्मान के सभी सिपाही जख्मी हालत में लड़खड़ाते हुए अंदर आ जाते हैं। सिपाही शामसा को छोड़कर सब सिपाही उस्मान से मिलते हैं, काफ़ी खुशी का इजहार करते हैं। तो उस्मान सिपाही से कहता है कि तुम इतने दूर क्यों खड़े हो, तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। सिपाही शामसा कहता है कि मुझे बताओ उस्मान साहब, ये सब कैसे हुआ। बालगाय ने हमें आज़ाद कैसे कर दिया, वो तो हमारी जान लेने को तैयार था, वो हमारा तरीना दुश्मन था, उसने हमें कैसे छोड़ दिया। और ये भी उस्मान से राज जानने की कोशिश करता है। तो उस्मान कहता है आप इस बात को छोड़ें, मैंने ये सब कैसे किया और कहाँ से किया। मैं आपको राज आज़ाद कराना था, आप आज़ाद हो गए और ये राज मैं किसी को नहीं बता सकता। तो सिपाही शामसा कहता है कि जब मैंने आपको भरोसा किया तो मुझे लगा कि तो वो पहाड़ दोनों पहाड़ी सिलसिला बन गए हैं। मेरा ख्याल गलत था, मैं शामसा एक बड़ा सरदार था। अब मैंने अपने नफ्स को पैरों से रोन कर आपकी सिपाही की तरह खिदमत की। अब लगता है हमारे दरमियान नहरें हायल होगी। अब मुझे लग रहा है कि हमारी हवाएं मुख्तलिफ सिमतों में चल रही और पानी भी उल्टी जानिब बह रहा है, तो मैं ना देख पाऊँ और ना ही जान पाऊँ। तो जब ये साथ साथ हो कि मुझ पर एतमाद नहीं किया जा रहा तो मैं इस रास्ते पर नहीं चल सकता। तो उस्मान साहब माजरत चाहता हूँ कि मैं इस रास्ते पर नहीं चल सकता। जब हमारे दरमियान रात दाखिल हो गए हैं तो आज़ादी के रास्ते पर मैं तन्हा ही चलूँगा। तो उस्मान भी शामसा को समझाने की कोशिश करता है। सब सिपाही भी उसे हैरियत से देखते रहते हैं। तो आखिर में सिपाही शामसा कहता है अगर मेरा कोई हक है तो मैं आपको उस अदल से अदल तक मार करूँगा। तो वो उल्टे पाँव पैर खैमों से बाहर निकल जाता है। सब सिपाहियों को ये हैरो परेशान हो जाता है। फिर उस्मान और बाकी सिपाही भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और फिर रात के वक्त एक अजीब सी जगह पर मंगोल सिपाहियों ने बड़ा ही अजीब अंदाज में तमाशा मचाया होता है। खूब उछल कूद कर रहे होते हैं, सब बड़े ही बदसूरत लग रहे होते हैं। साथ ही साथ वो अपने आप से कहते हैं तकद्दुस चंगेज़ खान के लिए और कानून बालगाय के लिए। काफ़ी देर तक ये धमाल जारी रहता है कि इतने में बालगाय वही संदूक उठाए अंदर दाखिल होता है और वो संदूक रख कर उसे खोलता है। उसमें वही कवानीन रख रहे होते हैं। सब सिपाही अदब से झुक जाते हैं। बालगाय रूह को याद करके कहता है अब कानून मेरे पास हैं। अब चंगेज़ खान की रूह और कानून की ताकत मगरब और मशरिक़ की हुक्मरानी, शुमाल और जुनूब की ज़मीनें हैं। समुंदर, पहाड़ और आसमान मेरे साथ हैं। मेरे अंदर का खून जोश में है। और फिर अपने खंजर को निकाल कर कहता है चंगेज़ खान के कानूनों की मोहर आग से अपनी ज़बान पर लगाऊंगा। मैं कसम खाता हूँ हम दुनिया पर हुक्मरानी के लिए निकले हैं। हमारी ये मंजिल कुस्तुन दुनिया है, हमारा रास्ता खून का रास्ता है। और फिर उस्मान और कई कबीले के खिलाफ बहुत ही गलीज़ बातें करते हैं और कि हम उनका खून में नहला देंगे और बहुत कुछ कहता है कि आग में गर्म किया खंजर उठाता है और उसे अपने पर सुर्ख हालत में ही अपनी ज़बान पर लगाता है। फिर से धमाल में उछल कूद करने लग जाते हैं। काफ़ी देर तक ये मंजर जारी रहता है कि तुर्कों के साथ साथ बाज़ंतीनियों के खून के भी प्यासे होते हैं। और दूसरी तरफ कई कबीले में प्यार रात के वक्त की धुंधार अल्लाह का नाम लेकर जरिए का बाकायदा आगाज़ करता है और कहता है कि बहादुर सरदारों, हमारा कबीला बुरे दरबीनों का कैदी बन गया है। कहते हैं कि मंगोल चले गए हैं पर हम उन पर यकीन नहीं कर सकते हैं। वो कल को वापस भी आ सकते हैं और हम यहाँ सूरत हाल पर बात करने के लिए जमा हुए हैं। तो दमीर साहब कहते हैं कि मिसालों से कई कबीले में हूँ। मैंने कभी भी किसी नए सिपाही को सरदार के इल्म में बगैर तलवार पकड़ते ही नहीं देखा। और ये जानकर दुख हुआ कि उस्मान ने आपके इल्म में लाए बगैर मंगोलों के दरमियान अपना असाब फेंक दिया। और एक और सरदार कहता है उस्मान ने बालगाय की तरफ से झंडे वाली सरकार को बनने की सरकार की ठुकरा दी। सब उस्मान ने गलत किया। उस्मान साहब, आपने किस चीज़ पर एतमाद करते हुए ये सब किया। तो दमीर साहब कहते हैं अगर उस्मान सियासी तौर पर इतनी बड़ी पेशकश ना ठुकराता तो इतनी बड़ी मुसीबत हम पर ना पड़ती। तो उस्मान कहता है अभी हम मुसीबत में नहीं पड़े हैं तो मुस्तकबिल में हमारी नस्लें नहीं कहेंगी कि हमारे बड़ों ने हमारे दिलों में मंगोलों के तोप डाल दिए। तो या वो ये नहीं कहेंगे कि हमारे बड़े आज़ादी के लिए जंग लड़ने बजाय डर कर भाग गए। और आप मुझे अब ये बताएं कि जहाँ में अपनी एक सांस के मालिक नहीं हैं आप, एक सांस की आसानी के लिए हम उसमें घुटने क्यों टेक दें। दुनियादार कहता है अपनी अकल से काम लो उस्मान और फजूल ख्वाबों में ना पड़ो।
क्या तुम ऐसे मंगोलों को शिकस्त दोगे जो दुनिया पर हुक्मरानी कर रहे हैं? तो उस्मान कहता है, हाँ मैं शिकस्त दूंगा, आप शिकस्त देंगे और हमारे बाकी सब सिपाही जो हमारे साथ चलेंगे वो शिकस्त देंगे। ये सुनकर दुंदार बहुत गुस्से में आ जाता है और सब सरदार दुंदार की बात की मुखालिफत करते हैं और कहते हैं हम और जंग नहीं चाहते, और कहते हैं कि हमने तुम्हारे बाबा के साथ जंग लड़ने के बाद बहुत कुछ कुर्बानी दे दी हैं। और दमीर साहब कहते हैं उस्मान को बागी होने की दुनिया पर बात के कभी ना छोड़ देना चाहिए। और जो उस्मान और जिंदा ज़मीर सिपाही हैरत से मुंह उठाए देखने लगते हैं। उस्मान को कुछ समझ नहीं आती क्या किया जाए। चले देखते हैं क्या होता है। दूसरी तरफ गार में गुंजा खातून काम में मगन होती हैं और बाला खातून को उदास और परेशान देखकर गुंजा वजह पूछती है। तो बाला खातून कहती हैं कि उस्मान साहब अपने लिए बीवी नहीं गुलाम चाहते हैं। मेरी बात का मकसद अपनी अही बहनों को कमतर समझना नहीं है। मुझे गुस्सा है कि वो अभी तक मुझे समझ नहीं सके। गुंजा खातून कहती हैं कि अगर वो नहीं जानता तो आप कम से कम जानती हैं, और फिर असल महारत ये नहीं कि किसी बिगड़े हुए काम में अपने हाथ में ले ली जाए। फिर ये सुनकर बाला खातून भी कुछ सोचने लग जाती हैं, काफ़ी गुस्से में होती हैं। और इधर काई कबीले खेमे में गुंदुस कहता है जो उस्मान ने किया उसी ने हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया है। तो उस्मान सब सरदारों को कहता है कि आप लोगों को तो अपनी आंखों के सामने का भी इल्म नहीं है। सोफिया यहाँ आई, शरीरों से तहत किया और सर की बुनियाद रखी। क्या आप लोगों ने नहीं देखा था कि अब आप लोगों ने मेरे वालिद के साथ निकले थे तो आपको पता नहीं था कि ये सब कुछ पेश आएगा? तो उस्मान की बातें सुनने के बाद सरदार नहीं मानते, सब अपनी मौतों पर डटे रहते हैं। बमसी यहाँ खामोश होता है। तो दुंदार के कहने पर यह भी काफ़ी देर तक सोचता है। तो उस्मान की तरफ देखता है और बिलाखिर कह देता है कि लोहार साहब, दमीर साहब और शहीम साहब की बात में सच है। कबीले को फ़ौरन सलामती की तरफ जाना ज़रूरी है। अब बाकी फ़ैसला आपका है। और ये सुनकर गुंदुस और उस्मान हैरान रह जाते हैं, बामसी की तरफ मुंह उठाकर देखते रहते हैं। फिर इसी तरफ करते करते सब सिपाही कबीले की सलामती को उस्मान पर तरजीह देते हैं। और आखिर में दुंदार कहता है मैं भी कबीले की सलामती पर आप सबका हामी हूँ और अपने भतीजे की जिलावतनी भी चाहता हूँ। तो सिपाही बहादुर कहता है कि आप लोगों के दिलों पर खौफ छा चुका है। कबीले में रहकर कैद पर लुक़मा खाने के बजाय मैं उस्मान के साथ शहद का जाम पीऊँगा। दुंदार ये सुनकर बहादुर को बहुत डराने की कोशिश करता है। बहादुर एक भी नहीं सुनता। और आखिर उस्मान कहता है कि जब मेरा जाना कबीले में सुकून लाएगा तो मुझ पर लाजिम है कि मैं यहाँ से चला ही जाऊँ। फिर खड़ा होकर कहता है कि ये मत भूलें कि आज़ादी बातों के साथ हासिल नहीं होती है बल्कि तलवार से हासिल होती है। यह सुनकर उस्मान बहादुर के साथ खेमे से बाहर निकल जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। तो अगले एपिसोड के लिए नाज़रीन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।